मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर में जो ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे, इसमें आज का टॉपिक होगा भारतीय संसद, द इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद के बारे में चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बताऊं कि संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा व लोकसभा होंगे। आपको विदित होगा कि भारतीय संसद द्विसदनीय है, जिसका अनिवार्य अंग राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के रूप में उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। ये व्यवस्था ब्रिटिश पद्धति के अनुसार अपनाई गई है। सदन के उच्च सदन को हम राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व सदन है। आपको मालूम होगा कि जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से राज्य इकाई द्वारा किया जाता है, और जबकि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट रूप से होता है। यद्यपि भारतीय संसद ने ब्रिटिश पद्धति का अनुसरण किया है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या? जैसे मैं बताऊं कि ब्रिटिश संसद अत्यंत शक्तिशाली है। एक विद्वान है डायसी, उन्होंने ब्रिटिश संसद के बारे में बताया कि ब्रिटिश संसद को सर्वशक्तिमान माना है। डी लोमे ने बताया कि ब्रिटिश संसद सभी कुछ कर सकती है, सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, अर्थात शक्तिशाली है। जबकि भारतीय संसद के अधिकार सीमित हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद कानून का निर्माण और संशोधन सहज रूप से करती है। अमेरिकी संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारतीय संसद ने दोनों के मध्य का रास्ता अपनाया, ब्रिटिश और अमेरिका। लिखित संविधान द्वारा भारतीय संसद के लिए व्यवस्थापन शक्तियों के उपयोग की पद्धति निर्धारित की गई। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी सहज नहीं है, विशेषकर वे अनुच्छेद जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं। इस प्रकार के
जो संशोधन को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि आवश्यक होती है। मूलभूत अधिकार तथा संवैधानिक नियंत्रणों से भी संसद के अधिकारों को सीमित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा संसद के कार्यों की आलोचना की जा सकती है। संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित भी कर सकता है। एक विद्वान है दुर्गादास बसु ने कहा या उनके शब्दों में बताया कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला। द काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा, जैसा कि अपन ने पूर्व में मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो हम राज्यसभा का बारे में चर्चा करें कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनाई जाती है या बनेगी। राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकेंगे जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो। राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, वहां प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत में अमेरिका से भिन्न पद्धति अपनाई गई है। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या समान है, जबकि भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं 31, जबकि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इत्यादि के एक प्रतिनिधि हैं। यानी कि जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचित किया जाता है। जहाँ तक राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं का संबंध है, इस संबंध में हम बता सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके पास संसद के कानून द्वारा निर्धारित योग्यताएं हो और 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उस राज्य में संसद का मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ता है। तो राज्यसभा के लिए वही सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखते जो न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिए गए हों, दिवालिया हों, संसद के द्वारा आयोग घोषित कर दिए गए हों तथा जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद प्राप्त हो। एक प्रकार से ऐसे निर्वाचित नहीं हो सकते, ऐसे सदस्य 1% निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखते हैं। जहाँ तक ड्यूरेशन का सवाल है, ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा यानी कि उसकी अवधि या कार्यकाल का संबंध है, आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा एक अर्धस्थायी सदन है जो पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन की संज्ञा भी दी गई है, या यूं कह सकते हो कि एक प्रकार से स्थायी सदन कहा जाता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और तथा
1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। किसी सदस्य के त्याग पत्र देने तथा लोकसभा या राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होने से पद रिक्त माना जाता है। कोई सदस्य यदि बिना आज्ञा 60 दिन तक राज्यसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेता हो तो वह सदस्य के लिए अयोग्य माना जाता है तथा उसका पद भी रिक्त हो जाता है। ये उसका कार्यकाल है, अर्थात राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्यों का निर्वाचन होता है। जहाँ तक राज्यसभा के पदाधिकारी का सवाल है, ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, तो इसमें आपको मैं बताऊं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपराष्ट्रपति चुनती है, जो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सुश्री नजमा हेमतुल्ला 4 बार राज्यसभा की उपसभापति चुनी गई थी। मृत्यु, त्यागपत्र, बीमारी या अन्य किसी कारण से अध्यक्ष का स्थान यदि रिक्त होता है तो उपसभापति अधिकतम 6 महीने के लिए वह स्थान ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में वह सभापति के अधिकार व सुविधाओं का उपयोग भी करता है। सभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को उसके पद से हटाया भी जा सकता है और उसकी पदमुक्ति के लिए लोकसभा की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। उपसभापति को राज्यसभा का सभापति होने के नाते अतिरिक्त वेतन मिलता है। सभापति का दायित्व सदन की कार्यवाही का संचालन करना, अनुशासन बनाए रखना, सदस्यों को भाषण की अनुमति देना, कार्यपालिका संबंधी प्रश्नों को तय करना इत्यादि हैं। किसी प्रश्न पर यदि मतदान होता है तो उसके परिणाम की घोषणा सभापति द्वारा ही की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों को 1 लाख रुपए मासिक वेतन तथा 25,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त होती है। सांसदों को अन्य प्रकार के भत्ते भी प्राप्त होते हैं। सदस्यों के जो विशेषाधिकार का संबंध है, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि सदन के सभापति और उपसभापति को वे सभी सुविधाएं या उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त होती हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा सदन में जो भाषण दिया जाता है उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाता। आपको पता होगा, सदन के सत्र में रहने के लिए 40 दिन पूर्व या 40 दिन पश्चात तक उसे किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ये राज्यसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। नेक्स्ट जो अपना ऑनलाइन कक्षा में अब अपन अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे वो राज्यसभा की शक्तियाँ व कार्य बताएंगे। इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ना, इनको देखना और फिर कल जो अपन ऑनलाइन कक्षा होगी आपकी उसमें राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।